हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कहें जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जुलाई में, उनके लिए सीटीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ लेके आएंगे। देखिए, अभी मैं सारे पीवाईक्यूज़ आप लोगों के जितने भी 2011 से लेकर 2024 तक हुए हैं वो सभी पीवाईक्यूज़ कराऊंगी, और साथ में आप लोगों की जो भी पेडागोजी पूछी जाती है वो भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी पेडागोजी है वो भी कराऊंगी। तो जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है, मैं ईवीएस की भी करा चुकी हूँ और आप लोगों की सीटीपी की आज क्लास मैं 8th क्लास लेकर आई हूँ, क्लास 8 लेकर आई हूँ, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर ले सकते हैं पीडीएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने 15 क्वेश्चंस मैंने जो थे इसमें करा चुके हैं। फिफ्टीन क्वेश्चन आज मैं 16 से 30 क्वेश्चंस कराऊंगी। तो चलिए सर, ये हमारा एग्ज़ाम जो हुआ था, आप लोगों का सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो हमारा 28 जुलाई 2013 को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं का से संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है। तो कैसा उपलब्ध करा सकता है? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या जो चाइल्ड सेंटर जो होता है हमारा, जैसे बालक को ध्यान में रखकर उनको जो हम पाठ्यचर्या यानी कि जो भी उनका सिलेबस होता है, एक सिलेबस बनाया जाता है बालक को ध्यान में रखकर। ठीक है, एक टीचर बनाता है सिलेबस, मतलब बालक को ध्यान में ना रखकर, और एक जो होता है टीचर और स्टूडेंट दोनों को ध्यान में रखकर जो पढ़ाया जाता है। तो 3 तरीके के हमारे सिलेबस होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा होती है, एक हमारी टीचर केंद्रित शिक्षा होती है, और तीसरी हमारी क्या होती है? लोकतांत्रिक शिक्षा होती है। तो इसमें बालक की भी सुनी जाती है, टीचर अपनी भी कहता है। और जहाँ पे टीचर वाला होता है तो वहाँ पे बच्चे जो होते हैं सिर्फ उनकी सुनते हैं, और यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा होती है तो बालक को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है। तो क्या है? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना। शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है। तो वो कैसा सहयोग करा सकता है? वो उसमें जो है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का उसे एक विद्यालय को अनुपालन करना चाहिए और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। कहना है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE। तो जो हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो डैश पर बल देता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो किस पर बल देता है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो सीखने को किस प्रकार अवलोकित करें, रिकॉर्ड करें और सुधारा जाए, इस पर बल देता है। तो कौन देता है बल? CCE जो हमारा है बल। तो CCE जो है वो हमारा अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर क्या देता है? बल देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। विद्यालय आधारित आंकलन। जो विद्यालय आधारित आंकलन होता है तो वो जो विद्यालय आधारित असेसमेंट आंकलन जो होता है वो कैसा होता है? तो परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो विद्यालय आधारित आंकलन, तो विद्यालय में जो आंकलन होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं विद्यालय से जुड़े हुए होते हैं, विद्यालय में अच्छे तरीके से जानते हैं, तो करें परिचित वातावरण जो मतलब परिचित है, इंट्रोड्यूस है, परिचित है, एक दूसरे से जानते हैं, तो उसमें जो होते हैं अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। कौन? विद्यालय आधारित आंकलन जो होता है बच्चों को अधिक सीखने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। जो सीखने के लिए तत्परता, बच्चे में अगर सीखने के लिए तत्पर, देखिए कोई चीज़ है, अगर आप सीखने के लिए तत्पर हैं तो आप सीख जाएंगे, लेकिन अगर आप सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो वो नहीं सीख पाएंगे। तो कह रहे हैं कि सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। तो सीखने की तत्परता जो है वो डैश की किसकी ओर संकेत करती है? तो सीखने की तत्परता जो है वो किसकी ओर संकेत करती है? सीखने के सातयक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर क्या करती है? वो हमारी की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। कहने की एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शिक्षार्थी, एक शिक्षिका की कक्षा यानी कि एक क्लासरूम में क्या है? कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। एक क्लासरूम है जिसमें बच्चे जो हैं विकलांग हैं, कुछ बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग वाले बच्चे हैं। तो निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना उचित होगा? एक शिक्षिका उन बच्चों से क्या कहेगी? तो एक शिक्षिका जो उनसे क्या कह सकती है कि शारीरिक रूप से जो असुविधाग्रस्त बच्चे हैं, जो कहीं आ जा नहीं सकते हैं, उनमें कठिनाई होती है आने जाने में, तो उनसे क्या करेगी? शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। कक्षा में ही उनको कोई वैकल्पिक विधि दे दी जाएगी कि आप उस कक्षा में ही बैठकर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहे हैं कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। कह रहे हैं कि ऐसा एक कारण है जिसको छोड़कर बाकी सभी के कारण क्या हो सकता है, अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। और किसके कारण नहीं हो सकती तो वही बताना है। तो क्या है, सांस्कृतिक कारक। जो सांस्कृतिक कारक को छोड़कर बाकी सभी के साथ, इन सभी के साथ क्या हो सकता है, हमारा जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहे हैं कि एक समावेशी विद्यालय जो है, एक समावेशी विद्यालय यानी कि इंक्लूसिव स्कूल जो होता है, समावेशी विद्यालय। तो एक समावेशी विद्यालय क्या करता है, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यहाँ पे जो समावेशी विद्यालय है वो ये नहीं देख रहा है कि विद्यालयों जो शिक्षार्थियों की क्षमताओं की, शिक्षार्थियों की जो क्षमताएं हैं, जो उनकी कैपेसिटी है, उनकी परवाह नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, बल्कि बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। वो ये चाहता है कि जितने भी सब बच्चे हैं उनको अलग अलग नहीं देखता है, बल्कि एक ही दृष्टि से देखता है और उनकी सभी को अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे कह रहे हैं, हो गया यहाँ पर 22, देखिए 23 क्वेश्चंस रह गया, यहाँ पे 24 कराते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। तो किसके कारण जो होती है, प्रतिभाशालिता होती है। तो प्रतिभाशालिता जो होती है वो किसके कारण होती है, हमारे ए और बी दोनों के कारण होती है, क्योंकि आनुवंशिकता और वातावरणीय अभिप्रेरण यानी कि हेरिडिटी और जो हमारा इन्वायरमेंट, इन दोनों के कारण क्या होती है, हमारे बच्चे में प्रतिभाशालिता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 25, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कहने के बच्चों में सीखने और सुनने के लिए, सीखने यानी कि लर्निंग करने के लिए और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण, यानी कि हम चाहते हैं कि ऐसा इन्वायरमेंट हो जो मतलब लर्निंग के योग्य हो, यानी कि वातावरण जो कि इन्वायरमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो कौन सा उपयुक्त है, हमारा शिक्षार्थियों को कुछ ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो ये क्या होगा, ये एक वातावरण दे सकते हैं, एक अधिगम योग्य वातावरण हम बच्चों को दे सकते हैं, जिसमें बच्चे अपने आप अच्छे से तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 है, कह रहे हैं कि गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। जो गतिक कौशल होते हैं, जो गतिक कौशल यानी कि मूवमेंट वाले होते हैं, स्किल्स होती हैं, उनमें अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। तो अधिगम निर्योग्यता, बच्चे जो है गतिक कौशलों को नहीं सीख पा रहे हैं, तो उनकी जो अधिगम निर्योग्यता कहलाएगी वो हमारी कहलाएगी डिस्प्रैक्सिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डिस्प्रैक्सिया कहलाएगी। देखिए डिसलेक्सिया जो है वो हमारी पढ़ने से संबंधित विकार होता है। ये किससे होता है, पढ़ने से संबंधित विकार होता है, ठीक है। और डिस्फेजिया ये जो होता है बोलने से संबंधित होता है, बच्चा जो होता है भाषा से संबंधित होता है। डिसकैलकुलिए ये जो होती है कैलकुलेशन से संबंधित होता है। क्या होती है, कैलकुलेशन से संबंधित, गणना से संबंधित होता है। किससे होता है, हमारा गणना से संबंधित होता है। अब कह रहे हैं यहाँ पे गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता, अगर बच्चा जो है गतिक कौशल को ठीक से नहीं कर पा रहा है तो वो जो कहलाएगी, कौन सी निर्योग्यता कहलाती है, तो वो हमारी डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है गति एवं समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। इसमें जो होता है बच्चा क्या करता है, गति, मूवमेंट और जो टाइम है, गति और समय में क्या नहीं कर पाता, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। ये जब जो होती जो इसमें निर्योग्यता आती है, इसके कारण गति कौशलों में निर्योग्यता बच्चों में आती है। क्या है, सामने से अगर कोई भी क्या होता है, एक बॉल आ रही है, वो उसको पकड़ नहीं पा रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी तो ये हमारी डिस्प्रैक्सिया कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, कहने के अधिगम निर्योग्यता। तो अधिगम निर्योग्यता, जो अधिगम बच्चे जो होते हैं लर्निंग में जो निर्योग्य होते हैं, तो अधिगम निर्योग्यता जो होती है वो क्या है, एक चर अवस्था है। क्या है, हमारी एक चर अवस्था है। तो अधिगम निर्योग्यता से तात्पर्य उन विकारों के समूह से जिनके कारण किसी व्यक्ति में सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने, तर्क करने तथा गणित के प्रश्न हल करने में आदि में कठिनाई होती है। तो अधिगम निर्योग्यता काय में आएगी, तो अधिगम निर्योग्यता जो होती है वो बच्चे को लिखने, पढ़ने, बोलने, सुनने सभी चीज़ों में कठिनाई आ सकती है। बोलने में भी आ सकती है, सीखने में भी आ सकती है, पढ़ने में भी, लिखने में भी, गणित के प्रश्नों को हल करने में भी, ये सभी क्या होती है, निर्योग्यताएं, अधिगम से संबंधित निर्योग्यताएं। और ये क्या है, एक चर अवस्था है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। कह रहे हैं कि के अतिरिक्त मतलब एक को छोड़कर निम्नलिखित जो है वो किसकी समस्या समाधान की प्रक्रिया के क्या है, स्टेप्स हैं, चरण हैं। तो हमें किसे छोड़ के, तो परिणामों की आशा करना, तो परिणामों की आशा करने के अतिरिक्त बाकी सभी क्या है, समस्या समाधान प्रक्रिया की ये सब क्या है, समस्या की पहचान करना, समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना, तो ये सब क्या है, समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण है। बाकी क्या है, परिणामों की आशा करना, ये जो है समस्या समाधान प्रक्रिया का चरण नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहे हैं कि एक शिक्षक को यानी कि एक टीचर को क्या करना, एक शिक्षक को जब शिक्षार्थी, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो एक शिक्षक को जब क्या है, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित कर रहे हैं, यानी कि अपने थॉट्स, अपने विचारों को क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, संप्रेषित कर रहे हैं, ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। जब बच्चा बोल रहा है, अब कोशिश कर रहा है, तो टीचर को उस टाइम क्या करना चाहिए, ठीक नहीं करना चाहिए। बीच में क्या क्या संशोधन नहीं करना चाहिए, टोकना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए, उसको बाद में अच्छे से सही से बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए, सीमा चाहती है कि वो जो परीक्षा दे रही है उसमें क्या प्राप्त करना चाहती है, ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है, बहुत ज़्यादा इच्छुक है, वो इच्छा है उसकी कि वो अपने परीक्षा में क्या प्राप्त करे, ए ग्रेड। जब वो परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, परीक्षा भवन में यानी कि जो एग्ज़ाम रूम होता है उसमें चली जाती है और प्रारंभ होती है परीक्षा प्रारंभ, तो वो अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन जो होती है बहुत तेज़ हो जाती है और वो उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो शायद क्या है मुख्य कारण, शायद वो अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है, जो इतना मतलब सारा प्रोसेस हुआ तो उसका नहीं कर पाई, इसलिए वो जो होती है नर्वस हो जाती है, लेकिन उसकी तैयारी होती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।